हेलो दोस्तों, स्टडी विद में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा पार्ट 6 है ज्योग्राफी में। हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम भारत भूगोल में अपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम आज पार्ट 6 है, 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें मैं बता दूँ, ये सामान्य परिचय हमारा 1 और 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र आपका 3, 4 और 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला टॉपिक करेंगे अपवाह तंत्र। तो ये कितना हो सकता है वो हम देखते हैं। जितने तंत्र इसमें कंप्लीट हो पाएंगे, जितने बेसिन, जितनी नदियाँ, उतने हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी ये भी थोड़ा पार्ट में जाएगा, 1 या 2 पार्ट में, और अगर 1 पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, आई थिंक शायद 2 पार्ट्स में तो जाएगा ही, 2 या 3। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम का वेस्ट करते हुए। मैं इससे आपको बता देती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं। इसके साथ साथ मैं क्रॉनिकल सीरीज़ करा रही हूँ अप्रैल मंथ की, तो आप वो भी दे सकते हैं प्ले लिस्ट में। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है और हिंदी चल रही है, तो हिंदी भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसके साथ आपका ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सीरीज़ है, तो मैं इसमें PYQ सॉल्व कराती हूँ। ये सॉल्व पेपर है, तो फटाफट से इसको करते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में करती हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड में करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो अगर हमें रिवीजन अपना कंप्लीट करना है एग्जाम आने तक, तो हमें पूरा खत्म करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। ठीक है, रेंज सिस्टम। ठीक है, तो चलो हम इसको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर है आपका सिंधु। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिंधु नदी बह रही है। इस पार्ट में आपका झेलम नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है। तो ये जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पोर्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका सांगपो नदी है जो कि चीन की है। यहाँ तिस्ता नदी है। यहाँ पर आपका दिहांग है। यहाँ पर लोहित है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे तिस्ता नदी है, जमुना, पद्मा, कोसी है, ये बिहार वाले क्षेत्र में। फिर आपके यूपी वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं गंडक है, घाघरा है, शारदा है, गंगा है, यमुना है। ठीक है, यहाँ पर आपके राजस्थान क्षेत्र में लूनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बनास है, छिपरा है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये आपके MP क्षेत्र है। काली सिंध है, पार्वती है, नर्मदा है। ठीक है, यहाँ पर सोन नदी बह रही है, यहाँ मेघना बह रही है। तो अब मोटे मोटे तौर पर ही हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, फिर चलो नीचे आ जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ताप्ती हैं आपकी। यहाँ पे उड़ीसा वाले क्षेत्र में आप महानदी देख सकते हैं, पेनगंगा, गोदावरी, यहाँ भी गोदावरी बह रही है। ठीक है, मंजरा है, यहाँ पे कृष्णा है, ये आपका नागा वो क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे नागार्जुन बांध है। तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पे पेन्नार है, पलार है, यहाँ पे कावेरी है, वैगाई है। तो आप ये देख सकते हैं। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया है, तो थोड़ी वॉइस को एडजस्ट करिएगा। कोशिश करूँगी कि ठीक से वो कर सकूँ, लेकिन बीच बीच में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया है और आवाज़ भी थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो एडजस्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना PYQ वाला सिस्टम। तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सबसे पहले हम आज सिंधु बेसिन पढ़ेंगे A पॉइंट में। तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं हम। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे यानी स्टडी विद अनु पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है ना, ये जो इतना ऊपर का पॉइंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसे ही हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में हुआ है, ये याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? मानसरोवर झील तिब्बत से। तो सिंधु नदी जो है वो आई है मानसरोवर झील, तिब्बत से इनका उद्गम हुआ है। ठीक है, अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, श्योक, श्रृंगार, गिलगिट, कुर्रम, द्रास, गोमल, काबुल। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, श्योक, श्रृंगार, गिलगिट, कुर्रम, द्रास, गोमल, काबुल। ठीक है, तो ये 12 नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं काफ़ी नदियाँ हैं। ये सारी की सारी
देखो झेलम आपकी कश्मीर क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। काबुल आपकी अफगानिस्तान क्षेत्र में मिलेगी। सतलज भी आपको राजस्थान क्षेत्र में मिल जाती हैं। चिनाब भी मिल जाती हैं आपको, ठीक है। रावी भी आपको उधर मिल जाती है, ब्यास भी मिल जाती है। बाकी सारी जो है ये इधर वाले क्षेत्र में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। भारत वाले रीजन में, थोड़ा सा बाहर वाले रीजन में मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई है 111.4 किलोमीटर भारत में। सिंधु नदी जो है वो भारत में कितनी है, 111.4 किलोमीटर है। वैसे तो सिंधु नदी बहुत बड़ी है क्योंकि वो बाहर भी बह रही हैं, अफगानिस्तान क्षेत्र में बहती हैं, पाकिस्तान क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा बड़ी है। लेकिन भारत में ये 111.4 किलो, सॉरी 111 बोले, मैं बोल क्या रही, 1114 किलोमीटर क्या इनकी भारत में इनकी लंबाई है, ठीक है। 1114 किलोमीटर। अब इनका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना है अरब सागर में, ठीक है। उद्गम याद रखिए, मुहाना याद रखिए। उद्गम है इनका मानसरोवर झील तिब्बत में और मुहाना है इनका अरब सागर में, ठीक है। अफवाह बेसिन तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर का इनका अफवाह बेसिन है, ठीक है। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। अब इसके हम PYQ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसे आएंगे हम, उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे बह रही है ना, एरो नीचे जाएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम, ठीक है। तो वो है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। यानी सबसे ऊपर आपकी आ जाएंगी झेलम, फिर आ जाएगी चिनाब, फिर आएगी रावी, फिर आएगी आपकी सतलज, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप मैप में देख सकते हो। ये देखो सिंधु नदी यहाँ पे बह रही है, ठीक है ये। और यहाँ पर देख लो झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज, ठीक है ना। सतलज आपकी ये इधर राजस्थान क्षेत्र में मिल जाएगी आपको, पंजाब क्षेत्र में, सॉरी राजस्थान बोल रही हूँ, पंजाब क्षेत्र में आपको सतलज मिल जाएंगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी व सतलज ये सभी सिंधु नदी तंत्र की 22 सहायिकाएँ हैं। कौन है, 22 सहायिकाएँ। झेलम कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 5,487 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वेरीनाग के निकट झरने से निकलती हैं झेलम, ठीक है। तथा 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये पाकिस्तान के टिम्बरू नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं। चिनाब नदी लाहुल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र तथा भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती हैं, ठीक है। रावी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट व्यासकुंड में व्यास नदी भी निकलती हैं। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने तक ये 725 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती हैं और सिपी किला दर्रे के पास भारत यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है और ये पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, इसमें से 1050 किलोमीटर ये भारत में है। तो हमें कई सारी नदियों के बारे में इसमें पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो हमें उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे पहले आपकी आएगी झेलम, ठीक, फिर आएगी चिनाब, फिर आएगी रावी और फिर आएगी आपकी सतलज। मेरे हिसाब से यही क्रम होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये देखो 2 1 3 4, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण यानी फिर से हमें उत्तर से दक्षिण जाना है। तो ये है आपका बी वाला। पहले आएंगी श्योक, फिर जास्कर, स्पीति और सतलज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई
नदियों का सही अनुक्रम है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। श्योक नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है और ये सिंधु नदी में दाएं तट में मिलती है। इसे मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जास्कर नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। ये नदी कठोर चट्टानों भागों में होती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती है और स्पीति नदी सतलज की मुख्य सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और शिपिकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी में बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी आपकी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र राज्य में भी प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई यहाँ पे दिया है, वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा इंगित करता है? कहते हैं कि वे नदियाँ हिमालय भू आकृतियों से पुरानी हैं। तो भाई इंगित करता है आपका दूसरा कि हिमालय नदियाँ पर्वत श्रेणियों को आर पार काट कर अपना मार्ग बनाती हैं। ये सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ हिमालय भू आकृतियों से पुरानी हैं। ये अपने धरातली ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती। इस तरह ये पर्वत श्रेणियों को काट कर अपना मार्ग कायम रखती हैं, ठीक है। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो हिमालय का भाग ये कहलाता है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य फैले हुए भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व 560 किलोमीटर है, जिसमें लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाब, धौलाधार श्रेणियां शामिल हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य, असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के मध्य एवं नेपाल हिमालय काली से तिस्ता नदी के मध्य फैले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नदियों में कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है आपकी सिंधु नदी। और यहाँ पे हम सिंधु बेसिन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर तथा भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, जिसका उद्गम बोखुर चू हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका चिनाब और अन्य प्रमुख सहायिकाएं हैं झेलम, सतलज, ब्यास और रावी। ये तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो याद रखना है कि स्टार्टिंग है इनका मानसरोवर, ठीक है ना, और गिरती कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो ये कौन सी नहीं आती? तो ये नहीं आती है आपकी तिस्ता, ठीक है। सिंधु नदी का विस्तार लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका क्षेत्र पाकिस्तान में 47%, भारत में 30% और चीन में 8%, अफगानिस्तान में 6% है। सिंधु जल का विवाद भारत के बंटवारे से पहले शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच में। विभाजन के बाद ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच कई दशक तक वार्ता चली। आखिरकार 19 सितंबर
1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया, जबकि झेलम और चिनाब तथा सिंधु की पश्चिमी नदी बताया गया। तीस्ता नदी इस समझौते में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती हैं, सतलज भी मानसरोवर से है और सिंधु भी मानसरोवर से। तो आपका ये तीनों ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत से 4164 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट बोखुर चू हिमनद से होता है। ठीक है, तो ये हो गया मानसरोवर के निकट बोखुरचू हिमनद से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद सिंधु नदी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ऊपरी भागों में विशाल गार्ज बनाती हुई ये नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के पास राकस ताल है। ठीक है, ये समुद्र तल से 4630 मीटर ऊंचा है। राकस ताल से निकलकर ये नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिपिकिला दर्रा के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चोमा युंगडुंग हिमानी से निकलती हैं और ये हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में ये नदी लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। मानस, दिहांग, दिबांग, कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो भाई ब्रह्मपुत्र और सिंधु का स्रोत बिंदु एक ही है। ये भी मानसरोवर से निकलती हैं और वो भी मानसरोवर से निकलती हैं, यानी ब्रह्मपुत्र भी निकलती हैं और हमारी सिंधु भी मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। तो वो कौन कौन सी नदी है? तो वो कौन नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से है, सिंधु भी मानसरोवर से है और आपकी सतलज भी मानसरोवर से है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, हमने अपना सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम सतलज नदी पर। ठीक है, हम सतलज नदी पे पहुंच गए हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको भी करें, क्योंकि अभी वीडियो बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा सा आधे घंटे का एटलीस्ट कम से कम वीडियो रखूँगी ही। ठीक है, तो चलिए, कौन सी एक नदी हिमालय पर पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ट्रांस हिमालय नदी है आपकी सतलज। ठीक है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये तीनों की तीनों हिमालय काट के और बह के आती हैं। ठीक है, तो सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। ठीक है, इनको सदानीरा नदी हम कह सकते हैं, जो कि भारत में बहती हैं और वो है आपकी सतलज। इस नदी का उद्गम यानी कि सतलज नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। ये हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। ये नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है और बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों की तीनों हिमालय काटकर और बहकर आती हैं और इन तीनों का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका मानसरोवर है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो तीनों श्रेणियों को आर पार काटती हैं आपकी सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी हिमाचल से प्रवेश करी है कौन सी? तो आपकी प्रवेश करी है ये सतलज नदी। ठीक है, इसके साथ साथ ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना भी हैं। ठीक है, तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ये 5। ठीक है,
सतलज मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती हैं और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यासकुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं और ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती हैं। झेलम नदी बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती हैं और ये किशनगंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो अब बात करते हैं। झेलम नदी जो है वो वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और ये किशनगंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भाई भारत में उद्गम नहीं है किसका, तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। आपको पता है मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील भारत में नहीं है। ठीक है, तो रावी का उद्गम भारत में है, चिनाब का उद्गम भारत में है और व्यास का उद्गम भी भारत में है। सतलज नदी का उद्गम भारत में ना होकर तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल में है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। व्यास नदी का उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप व्यासकुंड से है और कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में ये पहुंचती है। ठीक है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है, तो वो करती है आपकी सतलज नदी। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, ये पंजाब और हिमालय की सीमा पर स्थित है और इसे सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति सतलज नदी से की जाती है। सतलज नदी से सरहिंद, बिस्त, दोआब से भाखड़ा तथा नागल नहरें निकाली गई हैं। सिंधु उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी प्रणाली है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और तवी नदी चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी एक सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है आपकी तवी नदी। ठीक है, अब हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा 30 मिनट नहीं हुए हैं, यानी कि आधा घंटा नहीं हुआ है, तो हम झेलम नदी भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। तो झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो झेलम भाई कश्मीर घाटी में युवावस्था में ठीक, तो भाई ये बात एकदम सही है कि ये कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती हैं। फिर ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती हैं, बिल्कुल बात सही है कि झेलम कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती हैं। मियांडर नदी भू आकृतियाँ नदी के युवावस्था में बनने वाली संरचना है, बिल्कुल गलत बात है। मियांडर एक संरचना है जो नदी के प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था में बनती है, ये भी बात एकदम सही है। तो आपका 1, 2 और 4 ना सही है। ठीक है, तो झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर घाटी में अपने युवावस्था में बहती हुई वुलर झील में मिलती हैं, पुनः आगे बढ़कर उसी घाटी में अपने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती हैं और मियांडर का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती हैं। जब नदी अपने प्रौढ़ावस्था में बहती हैं तो अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती हैं और सर्पीले आकार में बहती हुई टेढ़े मेढ़े मोड़ बनाती हैं। इन्हीं मोड़ों को नदी विसर्प अथवा मियांडर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किशनगंगा झेलम की एक सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के पास कृष्णसर किशनसर झील में है। ये 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में मिल जाती है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। इसमें कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेख 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती हैं।
तो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती हैं आपकी झेलम, ठीक है, आपको पता ही होगा, गंगा गुजरती है, रामगंगा गुजरती है, यमुना गुजरती है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो वेरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है, ठीक है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। कश्मीर में इसका प्रवाह लगभग 400 किलोमीटर है। इसके आगे ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है। गंगा, यमुना और रामगंगा जो है वो आपकी यूपी में बहती हैं। अब बात करते हैं चिनाब नदी की, ठीक है, तो अभी टाइम है तो हम चिनाब नदी भी कंप्लीट कर लेते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सिंधु नदी से सीधे मिलने वाली आपकी तो ये है आपकी चेनाब नदी, ठीक है। अन्य 3 नदियां चिनाब में मिलती हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब का जो उद्गम है वो लाहौल जनपद के बाड़ालाचा दर्रा के पास से होता है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए किश्तवाड़ के निकट एक मोड़ बनाती हुई सकरी घाटी के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश होती है। चिनाब की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती हैं और राज्य के चंबा घाटी से होकर बहती हैं। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती हैं और यहाँ इसे लांगचेन खंबन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्र और भागा नदियाँ आपकी लाहुल क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। चंद्र और भागा नदियां लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में हिमनदों से निकलती हैं और ये दोनों धाराएं टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं से चंद्र और भागा नदियों के संयुक्त प्रवाह चिनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र बेसिन भी, क्योंकि अभी समय है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, बस इतना सा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर के नीचे आंगसी ग्लेशियर से होता है, निकट, ठीक है। तो उद्गम कहाँ होता है ब्रह्मपुत्र का? कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, कमेंग, शंकोश, तिस्ता और रंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र का मुहाना क्या है? तो पद्मा है, जो कि गंगा नदी है, ठीक है, पद्मा, ठीक। अब अफवाह बेसिन इनका कितना है? तो ये है 19,04,413 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 1,94,413 वर्ग किलोमीटर। मैंने 19 लाख बोल दिया, 1,94,413 वर्ग किलोमीटर। मैं हमेशा ज़्यादा ही पढ़ती हूँ, कम कभी पढ़ती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो 1,94,413 वर्ग किलोमीटर का अफवाह बेसिन है। वही मैं सोची 19 लाख कैसे बोल दिया, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, उद्गम याद रखना है, मुहाना याद रखना है और भारत में इसकी लंबाई याद रखनी है, ठीक है। सहायक नदियाँ भी आप अगर याद कर सकते हैं तो आप देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका अभिकथन और कारण का, ठीक है। तो तिस्ता नदी, एक सेकेंड। तो अभिकथन कहता है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो बिल्कुल सही बात है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तिस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तिस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगीत तथा सेबक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो ये है आपकी दिबांग, कमेंग और लोहित, तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र में कई सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें सुबनसिरी,
कामेंग, जिया भरेली, धनसिरी, मानस, संकोश प्रमुख है। कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकली ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों में है। तिब्बत चीन में, भारत बांग्लादेश में विस्तृत है और तिब्बत में इसे सांगपो यानी कि यारलुंग कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। पासीघाट के निकट 2 सहायक नदियों दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। इसके बाद यह असोम घाटी में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता नदी के शामिल होने के पश्चात ये यमुना के नाम से जानी जाती हैं और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये हमें याद रखना है, ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। कोपिली जिसकी सहायक नदी है वो क्या है। तो कोपिली आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चोमा युंगडुंग हिमानी है जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये नदी नामचा बरवा में यूटर्न लेती हुई भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो भाई ये हो सकती है आपकी कि जो हिमालय श्रेणी परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी। नेक्स्ट, नमचा बरवा में यूटर्न लेती हैं और भारत में प्रविष्ट होती हैं। तो नमचा बरवा में यूटर्न लेती हैं और भारत में प्रविष्ट होती हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है आपकी तिस्ता, ठीक, संकोश, फिर सुबनसिरी, फिर आपकी है लोहित। ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रमबद्ध है। ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व में आपकी पहले आएंगी तिस्ता, फिर संकोश, फिर सुबनसिरी, फिर दिबांग, फिर लोहित। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लगाइए। तो पश्चिम से पूरब की क्रम में हम लगाएंगे जब, तो ये जाएगी पहले तो लोहित, फिर आएगी तिस्ता, फिर आएगी दिबांग और फिर आएगी सुबनसिरी। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है। तो मुख्य नदी बेसिन नहीं है आपका तिस्ता। तिस्ता नदी भारत की प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तिस्ता नदी का उद्गम तिब्बत तथा सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित पहुनरी ग्लेशियर से होता है जो कि अपनी सहायक नदियों रांगपो, लांचुंग, रंगीत, सिवोक, रंगजो आदि के जल को समाहित करते हुए बांग्लादेश में जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी श्रेणी के चेन्ना केसव पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। पेन्नार की सहायक नदियां जयमंगल, कुंदेर, सांगीलेरू, चित्रावती, पापाचनी हैं। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल पर 500 मीटर की ऊंचाई से होता है और ये खंबात की खाड़ी में मिलती हैं और इसके प्रमुख सहायक नदियां सोम और अनस हैं। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से 762 मीटर की ऊंचाई से होता है और वो बहते हुए स्थित खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट, ज्ञात हो कि नदी बेसिन अथवा अपवाह का तात्पर्य एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र से है जो किसी सागर, महासागर अथवा खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है।
रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थर्ड भी पढ़ लेते हैं। निस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। आपका सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें लिखा है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। और ये यू टर्न क्यों बनता है? तो क्या ये यू टर्न वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षत संगी बंकर के कारण है? बिल्कुल, ये इसीलिए यू टर्न होता है। तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियों की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है और ये यू टर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संगी बंकन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पर ये फिनिश होता है। अब हम गंगा बेसिन जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, स्टडी विद अनु को, और खुद की भी हेल्प करिए, दूसरों की भी हेल्प करिए और मेरी भी हेल्प करिए। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।